वेक्टर्स क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स के केस में जो रेशियोज होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, राइट। ये चीजें हमने ऑलरेडी लास्ट 2 क्लासेस में देख लिया है, ठीक है। एंड जो थोड़ी सी बची हुई चीजें थी वो था मेनली, अगर मैं पहले 2 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बात करूं तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है इसके ऊपर मैंने बिल्कुल भी अभी तक बात नहीं की, एंड सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसके ऊपर भी मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की थी, राइट। तो ये 2 चीजें मेरे एंड से बाकी है फिलहाल, वो अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, ये सब मैंने एनसीईआरटी से कट कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, सीधा एनसीईआरटी से ही कॉपी पेस्ट किया है। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर बाई चांस आ जाता है, वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, बट इफ इट कम्स फॉर वन मार्क्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लिख सकते हो कि फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लास 8 में मतलब ये चीज हम कहीं ना कहीं करते थे ना, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, तो ये चीजें हमने क्लास 8 में कर रखा था, ठीक है। सो वही चीज अभी आपको दिख रही है यहाँ, ओके। देन so commutative is nothing but you just, if there are 2 elements, तो a plus b is equal to b plus a, या a into b is equal to b into a, या a minus b is equal to b minus a, अगर ऐसा होता है, बीच में जो भी ऑपरेटर है, दो क्वांटिटीज के बीच में जो ऑपरेटर है, अगर हम उन दोनों क्वांटिटीज को पलट दे और बीच में ऑपरेटर वही रखे और अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हम उस केस में कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 क्वांटिटीज आती है, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले दोनों का रिजल्टेंट को तीसरे के साथ ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे लास्ट 2 सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी के रिजल्टेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करें, और ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो क्योंकि ये वैल्यू सेम आती है तो हम ये बोलेंगे कि फॉर 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, ठीक है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के लिए कहीं ना कहीं आप 2 क्वांटिटीज के ऊपर बात करते हो, एसोसिएटिव के ऊपर आप कहीं ना कहीं 3 क्वांटिटीज के बारे में बात करते हो। ये अनिकेत बताइए, क्या डाउट है? अच्छा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ये दो तीन चीजें डिस्कस करने के बाद मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे ही आऊंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है ना गाइस, तो अब तो ये मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके का होता था, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी, कहीं ना कहीं ये चीज होती थी डिस्ट्रीब्यूटिव के ऊपर। बचपन में आप 3 प्रॉपर्टीज के साथ डील करते थे, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पे बात हो जा रही है, ठीक है। और प्रोडक्ट पे जब बात होती है तो हम आगे पढ़ेंगे अपना स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये चीज के ऊपर हम जो कमेंट करेंगे बाद में करेंगे, ठीक है प्रत्युष। एज ऑफ नाउ इफ दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप ये सिंपली वो कर सकते हो, कह सकते हो कि वो कम्यूटेटिव भी फॉलो करेगा और वो एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा। देखो हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं, ओके। और कोई भी अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, उस वेक्टर में अगर आप 0 वेक्टर को ऐड करते हो तो उससे ए वेक्टर में ए वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। तो इस केस में जो 0 वेक्टर होती है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अब वहां रियल नंबर्स में भी या रैशनल नंबर में भी 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी ही कहते थे, यहाँ पे भी ये एडिटिव आइडेंटिटी ही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द वेक्टर एडिशन, योर आंसर विल बी 0 वेक्टर, ओके, योर आंसर विल बी 0 वेक्टर। These things have been picked directly from the NCERT. Next, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए 2-3 चीजें आपको पहले सुननी है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट है P, मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंट है स्पेस में, हवा में, ठीक है, एक पॉइंट है P, x, y, z।
तो इस केस में ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की बात करें, तो वो क्या होगा, ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पे O, ये मेरा पॉइंट P दिख रहा है आपको। तो इस केस में अगर हम इसकी पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। नाउ इसमें ये जो चीजें आपको दिख रही है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारे ये आपको बता रहे कहीं ना कहीं, मान लो कि अगर ये 2,3,4 होता, अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते 2,3,4, तो उस केस में ये आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाता, राइट। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये पॉइंट तीनों एक्सिस से कितना दूर है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस कहने के लिए ओरिजिन से 2 यूनिट हमको मूव करना पड़ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस में ओरिजिन से 3 यूनिट मूव करना पड़ रहा है, और जेड एक्सिस में ओरिजिन से 4 यूनिट मूव करना पड़ रहा है, तब जाकर कहीं ना कहीं हमको ये पॉइंट मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, ये लाइंस दिख रही है, ये और ये हमारे क्या है, ये हमारे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। उसके बाद यहां जो आपको ये दिख रहा है, ये मेरा पॉइंट है जो कि स्पेस में लाई कर रहा है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है जो कि स्पेस में लाई कर रहा है, ठीक है। सो अब इस पॉइंट को जब आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया। जब हमने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो कहीं ना कहीं ये हमें इसका पोजीशन वेक्टर मिल गया, ठीक है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, यही पोजीशन वेक्टर वाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनाएगा, और यही पोजीशन वेक्टर जेड एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बनाएगा, ठीक है। मैं पोजीशन वेक्टर, ये एंगल जो यहाँ पे बने हुए हैं इसकी बात कर रहा हूं, राइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ वो बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है वो बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ बना रहा है वो गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो अब अगर यहाँ पे इन्होंने सिंपली एक ट्रायंगल पिक किया है एक्स एक्सिस वाला, ये वाला ट्रायंगल पिक किया है, तो देखो ध्यान से इस ट्रायंगल को ओ ए पी, बड़ा वाला डायग्राम में देखो ओ ए पी। अब यहां पे इस एंगल को तो मैंने अल्फा मान रखा है, इस एंगल को मैंने अल्फा मान रखा है, ठीक है। ये मेरा ओपी बना हुआ है इधर, इसके बाद ये मेरा ओ ए हो गया। अब ओ ए की वैल्यू की अगर बात करें तो ओ ए की वैल्यू है एक्स, ओपी की बात करें तो ओपी मेरा ये जो वेक्टर है इसको मान लेते फिलहाल आर वेक्टर है, तो अगर ये आर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर, ठीक है। और बात आई फिर एपी पे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ जो हमने इसके जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, ये जैसे एक्स कोऑर्डिनेट दूर है, तो ट्राई टू इमेजिन दिस सिनेरियो, सिंपल सा है कि ये ओपी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस पी पॉइंट का, तो ये पी पॉइंट जो होगा वो एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होगा, वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होगा, एंड जेड एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक्स पे भी परपेंडिकुलर होगा, वाई पे भी परपेंडिकुलर होगा, एंड जेड पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि ये पी पॉइंट जो है यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, ये फिर पी पॉइंट देखो जेड एक्सिस पे इधर भी 90 डिग्री बना रहा है, और सेम पी पॉइंट यहां पे भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। सो देन दिस बिकम्स अ सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे अगर हम कॉस अल्फा की बात करें, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप अल्फा आपका एक एक्यूट एंगल है, तो उस केस में आप कॉस निकालोगे तो कॉस आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा एक्स और आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर, बेस हो जाएगा एक्स और आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया आर कॉस अल्फा, ठीक है, आर कॉस अल्फा।
सिमिलरली आप y एक्सिस वाला ट्राइंगल पिक करोगे तो वहां से y की वैल्यू मिलेगी r cos बीटा, एंड z एक्सिस वाला ट्राइंगल पिक करोगे तो आपको मिलेगा वहां से r cos गामा। ये वाला सिनेरियो को इमेजिन करना, अगर ये नहीं समझ में आता है तो हमारा जो ऑफलाइन डीएसएस है मैं वहां समझाऊंगा, ऑनलाइन आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट ऑफलाइन बहुत अच्छे से इसको समझा पाऊंगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ रहे थे डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो, डायरेक्शन कोसाइन वर्ड पे ही सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो वर्ड से डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि ओपी वेक्टर मैंने लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो यहां पे हमें यह पता चल जाता है कि हमने ओपी वेक्टर को x के अलोंग भी ब्रेक कर दिया, y के अलोंग भी ब्रेक कर दिया, z के अलोंग भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, और क्योंकि सारे नॉन जीरो दिख रहे हैं, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, स्पेस में लाई कर रहा है। अब यहां ऑब्जर्व पॉइंट पे आने के लिए हमें 2i कैप से पता चलेगा कि x एक्सिस के अलोंग हमको ओरिजिन से 2 यूनिट आगे मूव करना है। उसके बाद y एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से 3 यूनिट आगे मूव करना है, और z एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से 4 यूनिट आगे मूव करना है। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें डायरेक्शन बता दे रहा है। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि हमको किस एक्सिस के अलोंग कितना मूव करना है। ठीक है, किस एक्सिस के अलोंग कितना मूव करना है। तो अब ये क्या कहते हैं, जब मैं ओपी वेक्टर भाई साहब इतनी बड़ी गलती की, यहां पे डंडा लगाना था ना। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, जब मैं एक्स आई प्लस वाई जे सॉरी वाई जे प्लस जेड के कैप जब बोलता हूं तो मुझे पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट मूव करना है, जेड एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग इतना मूव करना है, और जेड एक्सिस के अलोंग इतना मूव करना है। यही 2 3 4 रखा गया था। तो मुझे पता चला था कि एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट, वाई के अलोंग 3 और जेड के अलोंग 4 यूनिट मूव करना है। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन बता रहा था ना ये सब। तो यहाँ हेयर एक्स वाई जेड are called डायरेक्शन रेशियोज। मतलब आई कैप के साथ जो लगा हुआ रहता है ना, गाइस एक छोटी सी चीज, जैसे कि हम लोग जनरली एक्स वाई जेड को वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्स आपका एक्स एक्सिस को डिनोट करता था, वाई आपका वाई एक्सिस को डिनोट करता था, बट यहाँ पे एक्स वाई जेड ना वेक्टर्स और 3D में ये एक्स वाई जेड कहीं ना कहीं कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है, और ये आई कैप जे कैप के कैप जो है ना, यही आपका वेरिएबल है। मतलब ये आपको बताता है एक्सिस के बारे में। ठीक है, आप देखो जैसे ऊपर हमने x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 3 रखा, z की जगह पे 4 रखा। तो आप ये कंफ्यूज मत करना कि जब मैं x आई कैप बोल रहा हूं ना, तो मैं बोल रहा हूं कि अलोंग द x एक्सिस वो x यूनिट मूव कर रहा है। अब ये x की जगह पे मान लो 2 लिखा था, तो हमको ये पता चलेगा अगर 2 आई कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अलोंग द x एक्सिस हमको 2 यूनिट मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक्स वाई जेड है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ ओपी वेक्टर जो एंगल बनाता है ना, एक्स एक्सिस के साथ कोसाइन ऑफ द एंगल्स, cosine of the angles made by OP vector with the coordinate axis, with the coordinate axis cos alpha, cos beta and cos gamma। मतलब कि जो हमारा ओपी वेक्टर जो है
वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो जो एंगल बनाता है उस एंगल का कॉस, उस एंगल का जो कॉस होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो नाम से ही क्या पता चल जाएगा कि सबसे पहले तो हमको कॉस मतलब एंगल, ठीक है, एंगल आएगा वहां पे, और एंगल आपको क्या बताएगा, आपको डायरेक्शन बताएगा। तो कोई भी वेक्टर एक्सिस के साथ जो जो एंगल बनाते हैं उन एंगल्स का जो हम कॉस लेंगे वही कॉस की वैल्यूज हमारे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन होगा। ठीक है, क्लियर। और ये चीज यहाँ पे लिखा मतलब कि ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आई बिलीव फिजिक्स में भी आप इसको यूज किए हो। ओपी वेक्टर को अगर आप xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं तो जब हमने किसी वेक्टर को उसके एक्स से आई कैप जे कैप के कैप में ब्रेक कर दिया ना, तो उस रिप्रेजेंटेशन में उस फॉर्म को कहते हैं हम कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, जहां पे मैंने उसके एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट्स मेंशन कर दिया, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट्स मेंशन कर दिया, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट्स मेंशन कर दिया, तो वो हमने उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जो ये एक्स वाई जेड होता है उसको हम स्केलर कंपोनेंट्स कहते हैं आर वेक्टर का, और एक्स आई वाई जे के कैप जब हम लोग आई कैप जे कैप के कैप डाल देते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर हम बस इन नंबर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्केलर कंपोनेंट होगा, बट वही जब हम इस ओवरऑल की बात करेंगे तो ये मेरा वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे एक्स वाई जेड को हम स्केलर कंपोनेंट के साथ साथ कई कई पे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज सिंपली अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, अगेन ये चीजें हमने ऑलरेडी कल थोड़ी सी की हुई थी, बट फॉर द टाइम बीइंग एनसीईआरटी से सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो प्रॉपर अपने कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किए जा चुके हैं, जैसे ए वेक्टर के लिए ए वेक्टर है आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड सिमिलरली बी वेक्टर है आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो उस केस में जब हमको दोनों वेक्टर्स को ऐड करना होगा ना, तो दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड कर रहे होगे तो आप दोनों का आई कैप वाला कंपोनेंट को ऐड करोगे, दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर लो, दोनों के वाई कंपोनेंट को अलग से ऐड कर लो, और दोनों के जेड कंपोनेंट को अलग से ऐड कर लो। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू a1 प्लस b1 i कैप। a1 क्या था, a1 आपका a वेक्टर का x कंपोनेंट था, और b1 आपका b वेक्टर का x कंपोनेंट था। ठीक है, फिर डिफरेंस डिफरेंस हो जाएगा आपका a वेक्टर माइनस b वेक्टर, सेम एज बिफोर, ऊपर वाला। ठीक है, अब दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन सेम होता है। इस केस में जब उसके कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया जा चुका है ऑलरेडी, तो इतना समझ जाइए कि उस केस में दोनों वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों का x कंपोनेंट इक्वल होगा, दोनों का y कंपोनेंट इक्वल होगा, और दोनों का z कंपोनेंट इक्वल होगा। सो a वेक्टर एंड b वेक्टर सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड a3 इज इक्वल टू b3 होगा। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर डिस्कस किया था। अब अगर वही वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया गया है ऑलरेडी, और उस केस में अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर हर कंपोनेंट जो होगा ना, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, वो सारे भी लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, कोई डाउट नहीं होगा आई बिलीव, यहाँ पे सिंपल चीजें हैं, बस कंप्लीट करने के लिए सारी चीजों के ऊपर छोटा छोटा डिस्कशन कर रहे हैं। So the addition of vectors and the multiplication of a vector by a scalar together gives the following distributive law. तो अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रत्युष जो आप पूछ रहे थे उस टाइम पे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि a वेक्टर के साथ एक कांस्टेंट k मल्टीप्लाई है, एंड b वेक्टर के सेम a वेक्टर के साथ फिर एक दूसरा कांस्टेंट m मल्टीप्लाई है, तो उस केस में हम a वेक्टर को कॉमन लेकर
आप कॉन्स्टेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट अंदर कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे k वेक्टर को मल्टीप्लाई किया हमने m इंटू a वेक्टर के साथ, वेयर k एंड m आर स्केलर्स। तो उस केस में आप पहले दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड सिमिलरली k टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर में आप इंडिविजुअल वेक्टर्स पे भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम वेक्टर्स इनटू वेक्टर की बात नहीं करें, हर जगह कहीं ना कहीं स्केलर इनटू वेक्टर ही आ रहा है और बीच में एडिशन वगैरह है। स्पेस वाला नहीं समझ में आया, ठीक है, एक मिनट उस पे वापस से चलते हैं। स्पेस वाले पे वापस से आता हूं। वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जैसे मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट है P1 एंड P2, ठीक है, दो पॉइंट्स हमारे पास P1 एंड P2, हम वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं इस केस में। गौरव, वेक्टर इनटू वेक्टर वाली चीज तो आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते हो ना, और वो अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात की ही नहीं है। अभी हम कहने के लिए अगर टॉपिक वाइज बात करें तो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 की बात करें जहां पे वेक्टर इनटू वेक्टर नहीं आता है, ठीक है। 10.3 और 10.4 आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है। सो जब आपको ये दो वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, दो पॉइंट्स मिले, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम इसका वेक्टर बताना चाहते हैं, प्रॉपर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। तो आप देखो कि ये प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है एक तरीके से। यहाँ पे ट्रायंगल ओ P1 P2, ट्रायंगल ओ P1 P2 में कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ लगते हुए दिख रहा है आपको, जहां पे हम कह सकते हैं कि OP1 प्लस P1 P2, देखो यहाँ पे ये एरो है, यहाँ पे ये एरो है और यहाँ पे ये रहा है। तो OP1 प्लस P1 P2 is equal to OP2 and we are concerned with P1 P2, so we will keep P1 P2 vector on one side and OP2 vector minus OP1 vector, ठीक है। अब OP2 क्या होता है गाइस? OP2 is nothing but the position vector PV, position vector of P2 point, and OP1 is nothing but the position vector of P1 point, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो, ये P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट O से अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो वही तो आपका OP1 होता है। तो जब भी आपको दो पॉइंट के बीच स्पेस में कोई भी दो पॉइंट दिया गया है और उनके बीच का वेक्टर के बारे में बात की जा रही है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, if we are concerned with P1 P2, so that will be equal to position vector of P2 minus position vector of P1। और ये आया कैसे? ये आया यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ये आया यूजिंग ट्रायंगल लॉ, कोई ज्यादा दिक्कत वाली चीज है नहीं। अब क्योंकि हम यहाँ पे OP1 की बात करें तो OP1 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और हमारा OP2 वेक्टर क्या हो जाएगा, OP2 वेक्टर मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये मैंने P1 और P2 का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। तो जब मेरे पास P1 और P2 का पोजीशन वेक्टर आ गया और मैं अब P1 P2 वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूं, अब मैं P1 P2 वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूं और मुझे पता है कि वो OP2 माइनस OP1 है, तो माय फाइनल आंसर वुड बी x2 माइनस x1, सब्ट्रैक्शन अभी पिछले वाले स्लाइड में देखा था, सब्ट्रैक्शन करेंगे i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो फाइनली हम देखें तो दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया i कैप
फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया इनटू j कैप, और फिर दोनों के z को सब्ट्रैक्ट करके z कैप, लास्ट में फिर k कैप लिखा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका वो डिस्टेंस फॉर्मूला ही हो गया। यहाँ पे तो बेसिकली हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वाला, राइट। छोटी मोटी चीजें हैं, और 2 पॉइंट्स के लिए हमने शायद देखा हुआ था पहली क्लास में, ये दो 2D में देखा हुआ था, ये 3D का हो गया। क्लियर, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को डायरेक्शन कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ना, वो ये इसका स्नैपशॉट ले और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। जिन लोगों से डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ चुका है, वो क्या करे, इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले और इसे ट्राई करे। ये पूछा जा चुका है सीबीएसई के एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। If L, M, N are the direction cosines of a straight line, डायरेक्शन कोसाइन मतलब L आपका cos अल्फा हो गया, M आपका cos बीटा हो गया, N आपका cos गामा हो गया। तो आपको प्रूफ करना है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यही ऋतिक आप कल पूछ रहे थे। मीनवाइल जिन जिन लोगों को डायरेक्शन कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इसे अच्छे से एक बार गो थ्रू करें। ओके, देखो, इसको समझने के लिए से ना आप क्या करो, ये जो शेडेड लाइंस है ना, ये शेडेड लाइंस में आप ऐसा समझो कि ये मैंने एक क्यूब रखा है, ठीक है, ये मैंने एक रूबिक्स क्यूब रखा हुआ है। क्लियर, ये जो शेडेड लाइन है, अगर इस शेडेड लाइन को आप अच्छे से इमेजिन करोगे तो वो एक तरीके का क्यूब होगा, ठीक है, क्यूब होगा। और आपका जो ये P वेक्टर है, P पॉइंट है, ये मान लो कि ये पॉइंट अभी आपके आंख के सामने है, इट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। एंड ये जो O है ना, O वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट which is diagonally opposite to, this is the point which is diagonally opposite to O, point O, ठीक है। तो जो पॉइंट आपके आंखों के सामने है, अगर डायगोनली आप उसको ठीक पीछे ले जाओगे ना, तो वो पॉइंट है O। अब इसको और अच्छे से समझना है तो आप अभी जिस रूम में बैठे हुए हो, उस रूम का एक कोना, ठीक है, जहां पे मान लो दरवाजा है, उस वाला पॉइंट पे जो आपको वहां पे जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स को मान लो ओरिजिन, और वहीं से एक डायगोनल लाइन बनाओ और वॉल की तरफ, ठीक है, दूसरे साइड में वहां पे पॉइंट आपका रहेगा पी पॉइंट। तो रूम में ऐसे समझो कि जो जहां पे दरवाजा है, दरवाजे वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड पे, तो ग्राउंड का वो जो वर्टेक्स है वो आपका ओरिजिन हो जाएगा, और वॉल जहां पे आपको मीट कर रहा है ऊपर, डायरेक्ट डायगनली देखो, हाँ बॉडी डायगनल था ना, क्यूबॉइड में हम बॉडी डायगनल की बात करते हैं, तो बॉडी डायगनल के अकॉर्डिंग जो आपका टॉप पे आपको जो वर्टेक्स होगा, दैट विल बी आवर पी पॉइंट, ठीक है। तो मुझे ना पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पी पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और मुझे अभी इसको ब्रेक करना है, या मेरे को ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इमेजिन करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो कि अगर ये रूबिक्स क्यूब के अकॉर्डिंग चलोगे, तो ये पॉइंट आपके सबसे आंखों के सामने है, और ये ओ पॉइंट डायगोनली एकदम दूसरे कोने में है, ठीक है, और नीचे है। अगर ये पी पॉइंट ऊपर होगा तो ओ पॉइंट आपका नीचे रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मैं बता रहा हूं कि ये ओरिजिन से ये रूबिक्स क्यूब का एक साइड है आपका एक्स यूनिट का,
फिर ये आपका हो जाएगा y यूनिट का, और ये वाला लेंथ हो जाएगा z यूनिट का। ठीक है, ये वाला लेंथ हो जाएगा आपका z यूनिट का। ये आपका हो गया y, इतना y है, इतना z है, और इतना x है। ठीक है, इसको ठीक से सोचो। जब हम इस पॉइंट को O के साथ हमने ज्वाइन कर दिया तो जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, अब ध्यान से सोचो कि वो स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट तो आपका रूबिक्स क्यूब के ऊपर है, मतलब एकदम जो सामने है, इसके साथ जब आप परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप कराओगे, इसके साथ जब आप नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओगे, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर किधर गिरा है? ये गिरा है आपका एक्स वाई एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर गिरा है आपका एक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहां पे जब ये पॉइंट आया तो ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से वाई यूनिट्स दूर है, और वाई एक्सिस से देखो ये पॉइंट का, अगर मैं इसकी बात करूं फिलहाल, मान लो इसको मैं एक नाम दे देता हूं m, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया m। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं, ये पॉइंट आपका ग्राउंड पे है, ये पॉइंट आपका ग्राउंड पे है, और ये O वाला भी जो पॉइंट है, ये O वाला पॉइंट भी जो है, ये भी हमारा ग्राउंड पे था। ठीक है, सो मैं अगर OM वेक्टर की बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं OM वेक्टर की बात करूं तो O पॉइंट भी मेरा ग्राउंड पे है, M पॉइंट भी मेरा ग्राउंड पे है, और M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ध्यान से देखो, ये OAMB, OAMB, ये मेरा सिंपल सा एक तरीके का पैरेललोग्राम बोल लो या रेक्टेंगल बना है, एक्चुअली में ये एक रेक्टेंगल बना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता करोगे, सोचोगे थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा कि ये x हो गया और ये y हो गया। तो एक्चुअली में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। ठीक है, इसका z कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पे इसका z कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये हमारा OM वेक्टर जो हुआ, O तो मेरा ओरिजिन है, M मेरा x, y है, तो मेरा OM वेक्टर क्या हो जाएगा? x i कैप प्लस y j कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ये मेरा पहला एक बन गया। अब मैं कह रहा हूं, ये जब आपने समझ लिया, क्या यहां तक क्लियर है अभी फिलहाल? पहले ये बताओ, क्या OM वेक्टर वाली चीज समझ में आई है? मैंने कैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखा है, यहां तक क्लियर है? ग्रेट। सो नाउ टेक ट्रायंगल OMP। अब आप ट्रायंगल देखो डायग्राम में, OMP। अब इधर इसको अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, तो ये मेरा कुछ OM ऐसा दिख रहा है, फिर मेरा P फिलहाल ये कुछ इस तरीके का है, और ये मेरा ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे O है, यहाँ पे मेरा M है, और यहाँ पे मेरा P है। तो OM वेक्टर हमको पता है, OP वेक्टर हमें निकालना है, और M से लेके, इस पॉइंट से लेके P पॉइंट का मतलब ये हमारा वेक्टर रहा। तो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर कितना हो जाएगा? OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा OP वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल लॉ लगाया है मैंने। अब ये OM वेक्टर कितना है, ये तो ऑलरेडी यहां से हम यूज कर सकते हैं ना। तो OM वेक्टर हमारा हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब बात आती है MP वेक्टर पे।
तो थोड़ा सा ध्यान से देखो एमपी वेक्टर, तो एम हमारा जो पॉइंट है वो ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे एक जगह पे पॉइंट है, और पी वेक्टर क्या है, स्पेस पे पॉइंट है। तो आप ऐसा समझो कि आप अभी जहां पे बैठे हुए हो, आपके हाथ में जो पेन है, तो इस पेन को फिलहाल पी पॉइंट मानो। तो एम पॉइंट कौन सा है जानते हो, इस पी पॉइंट के, ये पी पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करोगे ना ग्राउंड पे, पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करोगे ग्राउंड पे, तो वही जो पीएम वाली लाइन बनेगी वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ रहा है सिना? पी पॉइंट आपका जो पेन है, ठीक है, पी पॉइंट आपका जो पेन है हाथ में, उस पेन को वहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन सीधा ग्राउंड पे ड्रॉप करते हो, तो जो लाइन बनेगी वो पीएम वाली लाइन बनेगी। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट। तो ये अगर समझ में आ रहा है तो ये हमारा सिंपली क्या है, कहने के लिए इस पॉइंट का हाइट की तरह मान सकते हैं। पॉइंट का हाइट मतलब कहीं ना कहीं जेड एक्सिस हुआ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं फिलहाल, एमपी के कोऑर्डिनेट्स है जेड, ये दिख रहा है आपको, एमपी का मतलब ये डिस्टेंस है एम और पी के बीच में जेड। तो ये हमारा उस हिसाब से क्या बन जाएगा, जेड के कैप बन जाएगा। ठीक है, जेड के कैप बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। इज दिस लॉजिक क्लियर नाउ? यहां से मतलब ओपी वेक्टर के बारे में हम लिखते हैं कि ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ इज दिस क्लियर? ठीक है, हाँ प्रत्युष आपका सॉल्यूशन देखा हूं। आपने ये सॉल्यूशन जो इतना लिखा है ना यार, अगर मैं पूरा ऑनेस्ट हो जाऊं क्लास के सामने, तो पहले भी आप इतना ही मस्त मस्त सॉल्यूशन, मतलब पूरा सॉल्यूशन लिख देते थे। ठीक है, तो मैं होप करता था कि टेस्ट वगैरह में तो बढ़िया करता है। और आई थिंक कोई अवंती के टेस्ट में 90 में से 89 क्वेश्चंस आपने सही किए थे, टॉप किया था ऑल इंडिया। और वही जब ये सब्जेक्टिव पेपर हुआ और 80 में से जब 14 नंबर आए ना, तो मुझे या किसी भी फैकल्टी को यही लगेगा कि ऑनलाइन टेस्ट में इसने ऑनलाइन फायदा लिया है। इतना क्लियर सॉल्यूशन लिख रहे हो यहाँ पे, बट टेस्ट में क्या हुआ था यार, ये जिस तरीके के सॉल्यूशन लिखे हो ना यहाँ पे, ये सब देखकर कोई नहीं मानेगा कि आपने 20% नंबर भी स्कोर नहीं किया था सब्जेक्टिव एग्जाम में। ओके सो शाश्वत, ये किस लॉजिक से मैंने एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप लिखा है, इज दिस क्लियर नाउ? सो ओके, अब यहां से ना देखो, जब ये चीज आप इमेजिन कर चुके हो, तो इसी में कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्राइंगल्स हम पिक कर रहे थे। क्योंकि अगर हम बात करें पी पॉइंट का, तो पी पॉइंट तो स्पेस पे है। तो अब इस पी पॉइंट का ओरिजिन से जब आप वो लाइन ज्वाइन कर दोगे और वो पी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक है, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो पी पॉइंट ओपी वेक्टर और ये एओ वेक्टर, ठीक है, एओ आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका कंपोनेंट है, तो एओ एंड एओ बेसिकली द एक्स एक्सिस और ओपी वेक्टर के बीच में जो एंगल हुआ ना, उसको हम अल्फा बोल रहे हैं। एक्स एक्सिस एंड ओपी के बीच में जो एंगल हुआ उसको हम अल्फा बोल रहे हैं। और इस राइट एंगल ट्राइंगल को, जैसे यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल था, दिस पॉइंट वाज समवेयर राइट एंगल, ठीक है, तो इसी ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक अल्फा है, तो हमने कॉस अल्फा लगाया, और वहीं से जैसे ये ट्राइंगल दिख रहा है अभी आपको, तो इस ट्राइंगल में पी पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मेरा अल्फा था। और अब अगर बात करें ओपी का, तो ओपी मेरा, ओपी का लेंथ है आर, ओए का लेंथ है एक्स, ओए का लेंथ है एक्स, तो मेरा कॉस अल्फा यहाँ पे हो जाता है एक्स अपॉन आर। कॉस अल्फा हो जाता है एक्स अपॉन आर, तो आपका एक्स आ जाता है आर कॉस अल्फा। ठीक है,
x आ जाता है आपका r cos अल्फा। सिमिलरली y आ जाता है आपका r cos बीटा और z आ जाता है आपका r cos गामा। ठीक है, दिस इज हाउ वी गेट cos। ओके, पहले हम इस वेक्टर कंपोनेंट पे आते हैं। वेक्टर कंपोनेंट जैसे लिखा ना, उसी में जो ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल्स, वही राइट एंगल ट्रायंगल्स में तीन ट्रायंगल्स बनेंगे। एक एक्स एक्सिस के साथ जो वो ओपी बना रहा है, एक वाई एक्सिस के साथ जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और एक जेड एक्सिस के साथ जो वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। वहीं से हम कॉस वाले वैल्यूज उठाते हैं। ठीक है, स्टिल अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा भी फिलहाल इस सोचना, एक बार रिकॉर्डिंग वापस से देखना। बाकी ऑफलाइन वाला जो क्लास होगा तो वहां पे मैं बहुत अच्छे से इसको समझा पाऊंगा। राइट नाउ इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू, सामने खड़ा नहीं हूं तो फिर बता नहीं पा रहा हूं। ठीक है, चलो। तो अगर आप लोगों का ये चीज हो चुका है, इसी पे थोड़ा सा टाइम भी निकल गया बट नॉट एन इश्यू। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। रूटीन में देखो डाउट क्लास लिखा हुआ है, मेरी, नीलम की, सौरभ, तीनों की डाउट क्लास लगी हुई है। फ्राइडे तक हम जो भी पढ़ाई करेंगे ना, फ्राइडे को हम डिस्कस करते हैं कि आप किस टॉपिक का डीएसएस चाहते हो। अगर हम वेक्टर्स का ही रखें तो बेटर होगा। अभी हर वीक अब हम 2 डीएसएस वगैरह प्लान करके चलेंगे, 2 या 3 इस टाइप के। ठीक है, फ्राइडे को मैं रहूंगा। सो जिन जिन लोग उस टाइम पे अभी मेरा रिपीट एक्सप्लेनेशन सुन रहे थे, फॉर द सेम क्वेश्चन, फॉर द सेम डायग्राम्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज कम अप इन बोर्ड्स। सीबीएसई में 2-3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। 2-3 लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, बाकी लोग भी ट्राई करें। मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट का टाइम अफोर्ड कर सकता हूँ यार, वरना पीछे रह जाऊंगा। सेक्शन फॉर्मूला भी तो डिस्कस करना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं। प्लीज ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। अभी जो समझाया हूं उसी के ऊपर बेस्ड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ प्रत्युष, एग्जैक्टली यही अप्रोच रहेगा। नहीं नहीं, हाउ कम ऑल द एंगल्स कोइंसाइड यार? हाउ कम ऑल द एंगल्स कोइंसाइड? वी कांट टेक कॉस अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो नहीं होगा। एक्चुअली में दिस इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, दिस इज अ प्रूफ। लेट्स गो टू एनसीईआरटी वंस। एनसीईआरटी में भी यहाँ पे ये देख रहे हो, ये नोट लिखा हुआ है इधर, ये नोट देख रहे हो? सिर्फ इस छोटे से नोट पे सीबीएसई ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वन में नोट दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। बेसिकली ए आपका हो जाता है एल आर, बी हो जाता है आपका एम आर, और सी हो जाता है आपका एन आर। तो जैसे हम ये प्रूफ करेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये कभी नहीं हो पाएगा, मतलब हम हमेशा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो सिंपल सा समझ रहे हो? एनसीईआरटी, सीबीएसई के एग्जाम से मतलब एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको लोग इग्नोर करके चल रहे थे। बस एक ऋतिक था जो 2 क्लासेस से पूछ रहा था सर ये क्या लिखा हुआ है। अभी जो प्रूफ बताया ना अनिकेत, उसी प्रूफ को यूज करो ना, जो अभी सिंपल सा प्रूफ बताया मैंने। डायरेक्शन कोसाइन वर्ड यूज किया ना गाइस। आप एक काम करो ना, एक काम करो,
मान लो कि वो जो स्ट्रेट लाइन है, एक काम करते हैं, एक छोटा सा मैं आपको सिनेरियो दे देता हूं। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस, पॉइंट कुछ यहां पे लाई कर रहा है स्पेस में, P पॉइंट है, x, y, z, ठीक है। ये मेरा OP वेक्टर हो गया। अब यही OP वेक्टर के लिए यही आपका स्ट्रेट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है ना, ये OP की बात कर लो, ठीक है। अब इसी के लिए आपको प्रूफ करना है कि L² + M² + N² = 1। चलो, मतलब जो सिंपल सा जो प्रूफ अभी बताया उसी का थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब दिस एंड दिस आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन यार, लग रहा है यहाँ पे। I'll give two more minutes, then I'll discuss the solution. हाँ गौरव, ये चीज आपको 3D में फिर से पूछा भी जाता है एक तरीके से, बट अभी आप वेक्टर के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हो। 3D अल्टीमेटली वेक्टर्स में भी हम लोग एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताते हैं ना स्पेस में, थ्री डायमेंशनल में, उस पर उतना कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा। बाकी वेक्टर्स अच्छे से करो, 3D में बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अनिकेत, यूनिट वेक्टर के हेल्प से कैसे करोगे सोचो, अल्टीमेटली वही सिनेरियो है। फ्राइडे वाली जो क्लास है ना, जो फ्राइडे को हमारी क्लास के बाद जो सुनील सर की आई थिंक 12:30 से जो ऑफलाइन क्लास रखी हुई है, दैट ऑफलाइन क्लास इज मेनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ A2। और आज आपकी जो क्लास है उसके बाद सुनील सर आपको एक असाइनमेंट देंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी के हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, और उस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम होगा, और उसी असाइनमेंट का डिस्कशन फ्राइडे को होगा। आई थिंक ये चीज आपने सैटरडे को, फ्राइडे या सैटरडे को सुनील सर से रिक्वेस्ट किया था ना कि आप लोगों को असाइनमेंट्स चाहिए, आप सॉल्व करना चाहते हो, तो उसी को लेकर ये रखी हुई है। नेक्स्ट वीक से फिर सौरभ और नीरज से भी बात कर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी हाई मतलब एडवांस क्वेश्चंस वाले असाइनमेंट दिलवा के उसका भी डिस्कशन करवा दूंगा। शाश्वत, ये 12 बजे वाला टेस्ट ना मुझे लाइक फिलहाल मुझे आइडिया है नहीं, तो एक बार मैं क्लास के बाद सुनील सर को फोन कर लेता हूँ। अगर उन्होंने खुद से कोई टेस्ट प्लान किया होगा तो होगा, बट ऐसे मेरे नॉलेज में नहीं है। हाँ गौरव, एग्जैक्टली चलो उसी अप्रोच को फॉलो करो। मीनवाइल गाइस, मैं इसका डिस्कशन शुरू करता हूँ, एंड आई विल टेक द हेल्प ऑफ माय एक्सप्लेनेशन वंस अगेन। यहाँ देखिए आप लोग, ये ट्रायंगल जो था, यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, ये चीज आप सबको क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, एंड z इज इक्वल टू आर कॉस गामा। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तब जाकर वो क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। कैसे है देखो, मैंने क्या माना हुआ है, मैं अभी बात करूं ओपी वेक्टर का, ठीक है, मैं बात करूं ओपी वेक्टर का। तो चारों कौन था ये? अभिषेक। ओपी वेक्टर को मैंने आर वेक्टर बनाया, आर वेक्टर लिखा एक्चुअली, तो दिस बिकम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। एंड नाउ
लेट्स टेक द मॉड ऑफ ओपी वेक्टर। तो जब मैं ओपी वेक्टर का मॉड लूंगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आर की बात कर रहा हूं। आर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से अगर रूट हटाना चाहूं तो आर स्क्वायर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो तीन पार्ट है ये आप बाद में भी लिख सकते हो। आदित्य मोहन म्यूट योरसेल्फ, झुनझुना बज रहा है उधर। हाँ, ओके, सो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम देयर। वहां पे हमने देखा था x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा आया था, x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा आया था, y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा आया था, एंड z इज इक्वल टू आर कॉस गामा आया था, राइट? इसका हेल्प ले रहे हैं यहां पे पुट करने में, इसका हेल्प ले रहे हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उधर से क्या होगा? आर स्क्वायर। अब आप समझ सकते हो कि x का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, y का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, z का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो हर जगह आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या आया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, तो 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब वही कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा को एल लिख लो, तो ये आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। डन, सिंपल सा प्रूफ था। अब जो चीज आपको दिमाग में हिट नहीं कर रही थी बहुत लोगों के कि यार स्क्वायर का बात कर रहा है, और स्क्वायर का बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं मॉडुलस को तो लाना पड़ेगा। आपको पता है कि ये डायरेक्शन कोसाइन कहीं ना कहीं हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल के बारे में बात करते हैं, और फिर हम कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर कर रहे हैं, और हमें जो डेरिवेशन था उस डेरिवेशन में हमें एक्स कंपोनेंट और ये कॉस अल्फा वगैरह के बीच का रिलेशन पता था। तो जैसे ही क्वेश्चन में आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बोला, द वेरी फर्स्ट थिंग विच शुड हैव कम इन योर माइंड इज यार इट हैज समथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इट हैज समथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वो जो हमारा वेक्टर लाइन वाला था, ठीक है? वहीं से ये चीज को मैंने लिखा। देखो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया। मैग्नीट्यूड मेरा आर मेरा आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रूट हटाया मैंने तो बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं फिर आया उस छोटे से डेरिवेशन में जो मैंने बताया था, और उस डेरिवेशन से मैंने एक्स की वैल्यू उठाई, वाई की वैल्यू उठाई और जेड की वैल्यू उठाई, क्योंकि यार ये एक्स वाई जेड ये तो मेरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ना। मैं उस कंपोनेंट को कॉस के टर्म्स में लाना चाहता था, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे थे वो लोग। तो वहीं पे फिर मैंने x के जगह पे आर कॉस अल्फा लिखा, y के जगह पे आर कॉस बीटा लिखा, एंड z के जगह पे आर कॉस गामा लिखा। फिर हमने ये वैल्यूज एक्स वाई जेड की वैल्यूज को पुट किया, स्क्वायर किया, आर कॉमन आ गया और हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अच्छा अनिकेत था, क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? जल्दी से अगर क्लियर है तो यस पे क्लिक करो, चैट में रिस्पॉन्ड करने से बेटर है जल्दी से यस पे क्लिक करो। अदिति राज गायब है, दोनों अंकित फिर से गायब है, मोहित गायब है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस गाइस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन वाली चीज मैं एक बार ऑफलाइन वाले में समझा दूंगा ताकि आपको ये
चीज और अच्छे से समझ जाए, बिकॉज इट हैज समथिंग टू डू विद 3D सिनेरियो, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक्स ये समझा सकूंगा बहुत अच्छे से वहां पे। बाकी ये क्वेश्चन में तो हमने बस वही x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, z इज इक्वल टू आर कॉस गामा, इसी को यूज किया। एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। वही एल एम और एन लिखा हुआ है। सो नाउ द लास्ट थिंग इज सेक्शन फॉर्मूला। छोटा सा है, इसको एंड करके क्लास एंड करेंगे। फिलहाल एक्सरसाइज की क्वेश्चन तब कल ही डिस्कस होंगी। तो सेक्शन फॉर्मूला कहां कहां पे पढ़े हुए हो? क्लास 10th में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले में, क्लास 11th में पढ़े हो, सेम चीज जो 10th वाला था वही 11th में दोबारा आया था स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा 3D के पॉइंट ऑफ व्यू, ये चाहे 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास P पॉइंट था, ठीक है। हमारे पास P पॉइंट था और हमारे पास Q पॉइंट है। वी हैव पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। अब OP वेक्टर जो है, OP वेक्टर यहाँ पे हम A वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं और OQ वेक्टर जो है उसको हम B वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर P और Q का पोजीशन वेक्टर, वो हमारा A वेक्टर और B वेक्टर हो गया। नाउ अगर हम P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है और P और Q के बीच में जो लाइन सेगमेंट बन रही है, उस लाइन सेगमेंट के बीच पे एक ऐसा पॉइंट ला रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट ला रहे हैं R, जिसके कारण PQ के बीच का जो लाइन है या PQ के बीच का जो डिस्टेंस है वो m:n रेशियो में डिवाइड हो रहा है। पुराना वाला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था यार, 10th वाला, कि हमारे पास एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, PQ के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के बीच में एक पॉइंट आ गया जिसके कारण PQ m:n रेशियो में डिवाइड हो गया। तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताते थे ना, mx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वो चीज वहां पे बताते थे। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम चीज है। अगेन वी हैव अ पॉइंट P एंड अ पॉइंट Q जिसके हमको कोऑर्डिनेट्स पता है। तो अब उस P का पोजीशन वेक्टर हमने A वेक्टर बताया और Q का पोजीशन वेक्टर हमने P वेक्टर बताया, और वही PQ के बीच का जो लाइन है, जो डिस्टेंस है, उसी पे एक पॉइंट रखा है R, जिसके कारण PQ का जो बीच में जो डिस्टेंस था वो m:n रेशियो में डिवाइड हो गया। तो R, ये जो पॉइंट R है, लाइज ऑन, डाइज लिखने वाला था मैं, लाइज ऑन PQ, ठीक है। पॉइंट R लाइज ऑन PQ डिवाइडिंग PQ in the ratio, dividing PQ in the ratio m:n। ऋतिक मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि जो बचपन में जो हम सेक्शन फॉर्मूला देखते थे और ये वाला जो सेक्शन फॉर्मूला है, तो बचपन वाला जो सेक्शन फॉर्मूला था जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते थे, तो वहां पे हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते थे। अब यहाँ हम क्या करते हैं, वेक्टर में क्या करते हैं, उसी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं तो हम ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और वो मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाता है पॉइंट का, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट्स है P एंड Q, ठीक है। पॉइंट्स है P एंड Q। P का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, Q का पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर, और एक और पॉइंट आया है R जो कि PQ पे लाई कर रहा है, ठीक है। PQ लाइन पे लाई कर रहा है और डिवाइड कर रहा है PQ को m:n रेशियो में, PQ को डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में। तो अगर ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में और उसी पॉइंट को अगर हम O से ज्वाइन करें, तो मेरा OR वेक्टर जो हो गया, मेरा OR वेक्टर जो हो गया, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसको हम R वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है m:, मतलब अब वो याद करो, आप क्या करते थे, हम बचपन में क्या करते थे,
इस m को मल्टीप्लाई करते थे इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करते थे उसके दूसरे साइड में जो पॉइंट रहता था। यहां पे भी वही है कहीं ना कहीं, m इंटू बी वेक्टर, ठीक है। m के दूसरे साइड में है हमारा q, तो q के लिए वो आ गया b वेक्टर प्लस n इंटू a वेक्टर अपॉन m प्लस n, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू a वेक्टर upon m plus n. This gives us the value of the position vector of the point r. ये एक्सप्रेशन मुझे क्या देता है? This expression gives me the position vector of the point r. ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, एकदम वही चीज है जो 10th वाला था। वहां पे पी क्यू के बीच में पॉइंट आ जाता था, अच्छा वहां पे भी इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन होता था, यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो सेम पी और क्यू पॉइंट को जब हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो ओपी और ओक्यू हमारे क्या हो जाते हैं? पोजीशन वेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो पी क्यू लाइन के बीच में एक पॉइंट आ गया आर, उस आर को भी मैंने ओ से ज्वाइन कर दिया, तो ओ आर मेरा आर का पोजीशन वेक्टर आ गया, आर पॉइंट का। तो सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर्स में यही कहता है कि उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ना, वो होगा m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, ये होता है, ठीक है। वहां पे कह सकते हो कि वेक्टर की जगह पे ये बी वेक्टर और ए वेक्टर की जगह पे x2 और हम लोग x1 लिखते थे। m और n ऋतिक इक्वल हो सकता है, अगर वो पॉइंट r जो है वो pq के एकदम मिड पॉइंट पे होगा, तो मिड पॉइंट पे होने से तो रेशियो 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा ना, तो इक्वल भी हो सकते हैं। अब इसका छोटा सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ के लिए देखिए मैं वो प्रूफ यहां पे बता रहा हूं। दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, एक हमारे पास है ट्रायंगल ओ आर क्यू, ठीक है, ओ आर क्यू। अब इस ट्रायंगल में अगर मुझे यूज करना है ट्रायंगल लॉ, तो मुझे क्या दिख रहा है? आर वेक्टर प्लस ये क्यू आर वेक्टर, आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से फिलहाल मेरे पास आर क्यू वेक्टर आ गया, बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल पिक कर रहे हैं हम लोग, दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा ओ आर पी। तो ओ आर पी में सेम अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाना चाहे तो हमें दिख रहा है यही आर वेक्टर प्लस दिस विच इज आर पी वेक्टर is equal to our a वेक्टर। तो यहां से मेरा rp वेक्टर कितना आ गया? यहां से मेरा rp वेक्टर आ गया a वेक्टर माइनस r वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर माइनस r वेक्टर। So now we have this, we have this। अब आप ध्यान से देखो, एक क्यू आर का तो कुछ डिस्टेंस होगा ना, क्यू आर का कुछ डिस्टेंस होगा और आर पी का भी कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि जो आर पॉइंट के कारण जो पी क्यू है वो m/n रेशियो में डिवाइड हो रहा है, जो पी क्यू है वो m/n रेशियो में डिवाइड हो रहा है।
तो एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं क्यूआर को, या फिर एक सिनेरियो ले चलते हैं आपको, ये शायद समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारे पास है क्यू, इस एग्जाम्पल को समझना, बात खत्म हो जाना चाहिए। तो ये क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कि क्यूआर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद आरपी का वैल्यू है, क्यूआर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, आरपी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें क्यूआर इज टू आरपी का, क्यूआर इज टू आरपी का, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3:2, ये हो गया 3:2। तो अब यहाँ पे मैं जो छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस क्यूआर को, ये m/n अगर हम लिखे, m/n, तो यहाँ पे m की वैल्यू कहीं ना कहीं अभी हम 3 मान सकते हैं, और n की वैल्यू हम यहाँ पे 2 मान सकते हैं। आप चाहो तो 3 के और 2 के लिख सकते हो, डजेंट मैटर। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, इस सिनेरियो को देखिए एंड टेल मी, क्यूआर को जब मैं m के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एंड आरपी को जब मैं n के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वैल्यू सेम आएगी या अलग आएगी? इस सिनेरियो को देखो, सिंपल सा, PQ लाइन सेगमेंट था 10 सेंटीमीटर का, R पॉइंट बीच में आ गया, जिसके कारण QR रह गया 6 सेंटीमीटर का, RP रह गया 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो QR इज टू RP निकालोगे तो वो आपका 3:2 आ जाएगा, ये 2:3 आ जाएगा। ठीक है, QR अपॉन RP तो आपका 3:2 है। तो मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि इस सिनेरियो को देखो और बताओ कि अगर मैं QR की लेंथ को m से मल्टीप्लाई कर दूं एंड मैं RP के लेंथ को n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये चीज हमेशा इक्वल आएगा या नहीं आएगा? गलती कहां पे हो रही है? तो ये हो रही है कि मैंने इसको लिखा है इस फॉर्म में ना, m/n फॉर्म में लिखा है, छोटी सी गलती हो रही है। तो 3:2 तो यहां हो रहा है। सॉरी, n2, 3 रेशियो तो यहाँ है ना, बड़ा वाला पार्ट तो इधर है, तो थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। QR ये वाला लेंथ है, QR को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं n के साथ, QR को मल्टीप्लाई कर रहा हूं n के साथ, और RP को मल्टीप्लाई कर रहा हूं m के साथ। अभी मैंने सही लिखा है। एक्चुअली मैंने रेशियो कैसे कैलकुलेट किया था, मैंने QR अपॉन RP लिखा है ना, तो QR अपॉन RP लिखा हुआ है, तो QR के नीचे 3 आएगा और RP के नीचे 2 आएगा। अब बताओ, अब ये वाला सिनेरियो को देखो और बोलो, ये हमेशा इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा गाइस? ये हमेशा इक्वल आएगा या नहीं आएगा? ट्रायंगल में भी कर सकते हो गौरव। ये वाला सिनेरियो हमेशा इक्वल आएगा, राइट? हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं इस वाले पार्ट को n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इस वाले पार्ट को n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो हमने जिसका रेशियो का हेल्प लिया, कहने के लिए यही हो रहा है ना, इस पार्ट को अगर देखोगे तो QR इज टू RP इज इक्वल टू m/n आया, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो QR इंटू n इज इक्वल टू RP इंटू m। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल, राइट? दिस विल बी ऑलवेज इक्वल। सेम चीज हम यहां भी करना चाहते हैं, सेम चीज हम यहां पे करना चाहते हैं। यहां पे जो आपका
सेम इसी लाइन पे मैं वही चीज करना चाहता हूं। अभी मैंने RQ वेक्टर लिखा था, RQ वेक्टर लिखा था और मैंने RP वेक्टर लिखा था। RP वेक्टर अगर ये लिखा हुआ है तो PR वेक्टर क्या हो जाएगा, PR वेक्टर हो जाएगा R वेक्टर माइनस A वेक्टर। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगहों पे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम दोनों जगहों पे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें RP वेक्टर का नेगेटिव PR वेक्टर मिल जाएगा और ये हो जाएगा R वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, सो अब ध्यान से देखो डायरेक्शन को। RQ वेक्टर का जो डायरेक्शन है और PR वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो दोनों के दोनों सेम है। RQ वेक्टर का जो डायरेक्शन है एंड PR वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो दोनों के दोनों सेम है। कोई डाउट किसी को? चेक कीजिए गाइस, RQ वेक्टर का जो डायरेक्शन है एंड PR वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन सेम है कि नहीं? सिन्हा, यस और नो? ऋतिक, नो कह रहे हो? ये देखो RQ वेक्टर R से Q की तरफ है, PR वेक्टर P से R की तरफ है, तो सेम लाइन है ना, सेम लाइन है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट? अगर हम दोनों अब वही चीज RQ के साथ मैं M मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नाउ RQ के साथ मैं N मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड PR के साथ मैं M मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और ये जो है ना, ये तो मैं आपको एक समझाने के लिए सिनेरियो ले रहा था, तो इसको हम एक बॉक्स में ऐसे डाल देते हैं ताकि इसको आप प्रूफ के साथ कंफ्यूज ना करो। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए था। सो हमने देखा कि RQ वेक्टर का डायरेक्शन, PR वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं QR के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं M, QR के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं M। डायग्राम को देखिए, QR के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं M, जो ट्रायंगल वाला डायग्राम बना हुआ है, एंड PR के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं N। तो QR के साथ मल्टीप्लाई करना है मेरे को, M मल्टीप्लाई करना है, और PR के साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे N। ठीक है, और RQ वेक्टर और PR वेक्टर ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी वैल्यूज यहाँ से अब मैं यहाँ यूज करूंगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे यूज करूंगा। तो व्हाट इज RQ वेक्टर? RQ वेक्टर इज B वेक्टर माइनस R वेक्टर, B वेक्टर माइनस R वेक्टर। And what is PR vector? So PR vector is R vector minus A vector, R vector minus A vector. So guys, why are they equal? Because RQ वेक्टर और PR वेक्टर का डायरेक्शन सेम था, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके हमने मैग्नीट्यूड भी सेम कर दिया। हमने इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन किया कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो उससे क्या हुआ, दोनों वेक्टर जो है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी इक्वल हो गया और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया। इसीलिए हम लिख रहे हैं RQ वेक्टर इंटू M इज इक्वल टू PR वेक्टर इंटू N। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या है, डायरेक्शन ऑफ RQ vector and PR vector is same। ये डायरेक्शन ऑलरेडी सेम था और हमने मल्टीप्लिकेशन करके मैग्नीट्यूड को भी सेम कर दिया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को भी सेम कर दिया है। सो अभी तक क्या क्या चीजें की है, लेट्स हैव अ स्मॉल रिवीजन। ये डायग्राम था, डायग्राम का सिनेरियो बताया कि P और Q दो पॉइंट थे, उन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन किया जो PQ लाइन सेगमेंट बना, उसके ऊपर एक और पॉइंट रखा R, जिसके कारण वो PQ लाइन सेगमेंट को M/N रेशियो में डिवाइड किया, और फिर हमने PQR तीनों पॉइंट्स को O से ज्वाइन कर दिया और वो हमारे वहां पे पोजीशन वेक्टर निकला है। फिर ये जो दो छोटे ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं,
इन दो छोटे ट्रायंगल्स में हमने ट्रायंगल लॉ लगाया, और हमने एक साइड को ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जहां भी पॉसिबल था। तो हमें मिला कि आर क्यू वेक्टर, ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल में से हमें मिला आर क्यू वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, एंड ये नीचे जो छोटा वाला ट्रायंगल है सेकेंड ट्रायंगल से हमें मिला पी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शंस थे सेम। अब इसमें मैंने ये m और n इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि अब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। तो डायरेक्शन सेम था, मल्टीप्लिकेशन करके हमने मैग्नीट्यूड भी सेम कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि दोनों के दोनों वेक्टर्स हो गए इक्वल, अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे जल्दी से, मेरा प्रूफ हो गया गाइस, 2 स्टेप बचा है। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, m इंटू बी वेक्टर माइनस m इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू n इंटू आर वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर। ठीक है, अब मैं आर वेक्टर जो दिख रहा है ना उसे मैं एक साथ ले आता हूं। तो मैं इसको भेज देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको भेज देता हूं राइट हैंड साइड, और इसको भेज देता हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें मिलेगा m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू आर वेक्टर प्लस n इंटू आर वेक्टर। वहां पे आर वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा m प्लस n, और उस m प्लस n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली वी विल हैव ठीक है, ये हमारा उस r वेक्टर का पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन आ गया, राइट। ये डेरिवेशन इसलिए दिखाना जरूरी था बिकॉज क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं सेम अप्रोच लगता है। क्लियर? तो एक बार बुक में भी है ये आपके, आई थिंक एनसीईआरटी में होगा प्रॉपर, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा प्रॉपर, वहां पे इसका सिंपल डेरिवेशन दिया गया होगा। ठीक है, तो यहां से मेरा ये सेक्शन फॉर्मूला का एक्सप्रेशन आता है। अब यहीं पे पॉइंट जो था ये इंटरनल डिवीजन के लिए था। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन जब PQ के बीच में आ रहा है, वही जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा, अगर वही पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो जैसे 10th में आपको बताया गया था ना, वही सेम चीज m इंटू बी वेक्टर, ये बीच में जो प्लस है वहां पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, बस बीच में जो प्लस है उसकी जगह पे आ जाएगा माइनस। दूसरे बुक में दूसरे मेथड से सॉल्व किया है, कोई नहीं, उसे भी समझ लो। अल्टीमेटली मेथड तो एक ही होगा यार, उसमें कुछ ज्यादा मतलब वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ये इक्वेशन जो दिख रहा है आर क्यू वेक्टर इंटू एम इज इक्वल टू पी आर वेक्टर इंटू एन, तो इधर इन्होंने क्या किया है कि वेक्टर्स को इक्वल किया। वेक्टर्स को इक्वल करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड सेम करना होता है, डायरेक्शन सेम करना होता है। आर क्यू वेक्टर और पी आर वेक्टर का डायरेक्शन ऑलरेडी सेम था, मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से किया गया कि रेशियोज आ गई, रेशियो एम और एन यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिया, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड को भी इक्वल कर दिया। ठीक है, नहीं नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्युष कि सर ये जो आर क्यू वेक्टर इंटू एम इज इक्वल टू पी आर वेक्टर इंटू एन लिखा हुआ है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर हमें पहले बताना होगा कि ये कैसे हुआ? तो प्रत्युष यहाँ पे अगर आपको बाई चांस ये डेरिवेशन आता है 4 नंबर के लिए तो बता दीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, वहां पे लिख दीजिएगा कि डायरेक्शन सेम है, मल्टीप्लाई करने के कारण मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, बस ये छोटी सी चीज ऐड कर देना। वैसे डेरिवेशन तो सेक्शन फॉर्मूला का नहीं आएगा फॉर श्योर, क्वेश्चन ही आएंगे। तो we'll end the class here only. Meanwhile, नेक्स्ट क्लास जो होगी ना कल वाली, तो 10.2 में आई डोंट थिंक ज्यादा आपको दिक्कत होगा। तो आई थिंक कल की जो क्लास होगी उसमें आधी क्लास जो होगी वो हमारी 10.2 के डिस्कशन पे निकलेगा, और बची हुई आधी क्लास पे हम डॉट प्रोडक्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हुआ है, बहुत सारी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। ये जैसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट पूछेगा। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सिंपली आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप, यही लिख दिया।
इसके मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। यहाँ बोला गया दो वेक्टर्स लिखे जिसका डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम आप आई कैप और 2 आई कैप लिख सकते हो, मैटर नहीं करेगा ज्यादा। फाइंड एक्स एंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। अगर वेक्टर्स इक्वल होंगे और उसे कंपोनेंट्स में ब्रेक किया गया है तो उनके सारे कंपोनेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा। स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है। तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में हम यहां से शुरू करेंगे। आई विल टेक योर डाउट्स ऑफ exercise 10.2 and then we'll move to dot product. ठीक है, this will be my approach. तो मेक श्योर करना कि आपको इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, और मैं देखता हूं अगर मेरे को 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लगे तो मैं एक पेपर में लिखकर आपको ग्रुप पे दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में। लेक्चर 2 कल वाला हर्ष वो बोल दिया मैंने, ठीक है, अपलोड कर देंगे। ऋतिक, जो लिंक दिया हुआ है ना ग्रुप पे, उस लिंक पे बस क्लिक करो ना, रूटीन खुल जाएगा। नहीं खुल पाता है सर। हाँ, नहीं मिल पाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहीं पे रूटीन लिखा होगा। चलो एक मैं भेज सेकंड। दूंगा, ऐसे मैं आपको ऐसे डाउनलोड करके भेज दूंगा, बट बस उस लिंक पे क्लिक कर लोगे, लिंक पे क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा। ठीक है भेज दीजिएगा, हम देख रहे हैं। चलो हाँ प्रत्युष, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 ही होगा। दोनों के x कंपोनेंट को इक्वल होना पड़ेगा, दोनों के y कंपोनेंट को इक्वल होना पड़ेगा। So I'm ending the session here guys. Thank you, bye bye, take care. और थोड़ी सी भगवान से प्रे करो कि थोड़ी गर्मी आए भाई, इतना ठंड है।